मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया और उस वीडियो को पसंद करने वाले लोगों की रेशो 97% से ज़्यादा। कुछ लोगों ने उस इख्तिलाफ भी किया और दे हैव ऑल द राइट टू डिफर। हमारे एक भारतीय नाज़र ने ये कहा कि मैंने उस वीडियो में जो बातें की हैं उसकी वजह से मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी है। बाकी मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी का बहुत ख्याल रहता है। मैं कभी सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं करता। मैं दलील के साथ, मंतक के साथ, सबूत के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जो बातें की थी वो मेरी ज़ाती बातें नहीं थी। वो जो कुछ इस वक्त मौजूद है मीडिया के ऊपर और ऑथेंटिक सोर्सेज से, उनका निचोड़ था। देखिए, हमें दो बातें समझनी चाहिए। एक चीज़ होती है फैक्ट्स और एक चीज़ होती है परसेप्शन। जैसे ये फैक्ट है कि मैं लाहौर में बैठा 23 मई बरोज़ मंगल आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाहौर में गर्मी का मौसम है। अब इससे कोई इनकार करे तो ये फैक्ट्स को, हकाइक को जुठलाने वाली बात होगी। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यार ये गर्मियों का मौसम अच्छा नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये फैक्ट नहीं, दैट इज़ माई परसेप्शन। और परसेप्शन हर आदमी की मुख्तलिफ होती है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं। और इसलिए कि मेरी परसेप्शन आपकी परसेप्शन से डिफरेंट है, ना मेरी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है, ना आपकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है। तो आज हम कुछ बातें इस व्लॉग में करेंगे। बज़ाहिर जंग रुक गई, उस पे दोनों मुल्कों का रद्द-ए-अमल आया। कल भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच की जिस पर अब बात हो रही है। इस जंग से हमने क्या सीखा, क्या सबक मिला, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पर अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये और इसी तरह के कुछ और सवाल और नुकात हमारी आज की वीडियो का हिस्सा हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जंग जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू हुई थी, वो 10 मई की दोपहर को और 11 मई को इस तरह अपने इख्तिताम को पहुंची कि एक सीज़ फायर हो गया। और इस सीज़ फायर के नतीजे में गुज़श्ता रोज़ भारत और पाकिस्तान के DGMOs मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ, गुफ्तगू हुई और कुछ नुकात तय हुए कि दोनों ममालिक की अफवाज जो हैं वो बात बातों को ऑब्ज़र्व करेंगी और उनका ख्याल रखेंगी। इस जंग के रुकने से एक वक्त के लिए तो दोनों मुल्कों में रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने थोड़ा सा सुख का सांस लिया है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों में इस तरह एंजाइटी जिसे हम कहते हैं वो बढ़ रही थी। इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान की साइड पर अवाम जो है वो इसका जश्न मना रही है कि उसने ये जंग जीत ली है। भारत की साइड पर भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो उनके ख्याल में उन्होंने अचीव की हैं, लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो मीडिया है, जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एनालिसिस्ट हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं उससे लगता है कि भारत इस जंग में कामयाब नहीं हुआ। देखिए, एक बात तो समझ लेने की है कि जिस चीज़ को जंग कहा जाता है उसमें नुकसान दोनों जानब का होता है।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जानिब का तो नुकसान हो और दूसरी जानिब का बिल्कुल कोई नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरफ के नुकसानात ज़्यादा होते हैं और जो अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रहता है, वो जंग हार जाता है। तो पाकिस्तान ने जो भारत के नुकसानात किए, दिखाए लोगों को, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और तज्जियाकारों ने तस्दीक की, उस तरह का कोई नुकसान भारत पाकिस्तान का नहीं दिखा सका। अब इस बात से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो ये ज़रूरत है कि हम इस जंग से क्या सीख सकते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सामने की है कि ये जंग ग्राउंड पर, ज़मीन पर फ़ौजों के आमने सामने आने, तोपखाने और टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट से नहीं लड़ी गई। ये जंग फ़ज़ा में लड़ी गई और फ़ज़ा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और साइबर इंस्ट्रूमेंट के साथ लड़ी गई। और इस जंग ने एक बात बिल्कुल हमारे सामने पेश कर दी कि अब वो कौम आगे जाएगी, वो कौम मैदान जंग में फातेह होगी जो जदीद जो अलूम हैं उनमें उसको दस्तरस होगी, जदीद टेक्नोलॉजीज़ जिसके पास होगी। अब इंटेलिजेंस से बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। आपको ऐसी मशीनें बनानी होंगी, और बना रहे हैं लोग, जो जंग में इंसानी इन्वॉल्वमेंट को कम कर दे। यानी हमला करने के लिए आपको ज़िंदा इंसानों की ज़रूरत ना रहे, बल्कि मशीन जो आपकी प्रोग्राम्ड है या जैसे आप पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं, वो अटैक करे और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लें। अब ये बात कि जंग एक स्पेस में लड़ी जाएगी, बिल्कुल जंग किसी न किसी स्पेस में ही होती है, ज़मीन पर होती है, फ़ज़ा में होती है, समुद्रों में होती है। लेकिन 2016 में नेटो जैसी तंजीम ने एक बात का इकरार किया, और वो बात ये थी कि अब साइबर स्पेस एक बाकायदा ऐसी जगह है जहां जंग होगी और उस जंग को जीतना ज़रूरी होगा। तो आप ये देखिए कि साइबर स्पेस में भारत इस जंग में बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके यहाँ बिजली का शटडाउन होना, उसके बड़े बड़े वेबसाइट्स जो हैं सरकारी, उनका हैक हो जाना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आलात का जाम हो जाना, उसकी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तैयारों का परफॉर्म न कर पाना, उसके S-400 सिस्टम का तैयारों को डिटेक्ट करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न कर पाना और तबाह हो जाना, ये सारी इस बात की इंडिकेशंस हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब में भारत अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सका। अब एक चीज़ और, हम समझते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जंग में दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा चीज़ों की नेचर को तब्दील कर सकता है? इसके बारे में हमें बहुत अच्छा लेसन मिला है अगर हम उससे सीखना चाहते हैं। भारत का प्रोपेगेंडा बहुत अग्रेसिव था। यानी मैं इस दौरान में भारतीय चैनल्स देखने की कोशिश कर रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर जो अवेलेबल क्लिप्स हैं उनको देख रहा था। उनके जो एनालिसिस्ट हैं, मेजर गौरव आर्या है, अर्नब गोस्वामी है, जनरल DG बख्शी है, या और इस तरह के जो लोग हैं, करण थापर के प्रोग्राम्स हैं और आ रहे थे, उनको भी वॉच कर रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक हिस्टेरिया लाइक सिचुएशन में
भारत के ये एनालिसिस्ट और एंकर पर्सन्स हैं। मार दो, तबाह कर दो, इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, उस पे हमला कर दो, एक शहर फतह हो गया, दूसरा शहर फतह हो गया, तीसरा शहर फतह हो गया, लाहौर में नेवल जो बंदरगाह है, सी पोर्ट है, वो भी कैप्चर्ड हो गई। और ओ भाई, अमन, सुकून। पहले आप लाहौर के नक्शे पर ये देख लेते कि दरिया रावी में तो कोई सी पोर्ट नहीं है, और वो भी, उसमें भी अब आप पानी नहीं छोड़ते तो उसमें तो कश्ती नहीं चल सकती, उसमें पोर्ट क्या बनेगी। अब अगला जो बात हुई, खुद भारतीय मीडिया में जो ज़रा लॉजिकल सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भारत के मीडिया पर 15 बड़े झूठ बोले गए, और ये वो झूठ थे जिनका पोल पूरी तरह खुल गया 11 मई को, बल्कि 10 मई को ही खुल गया था। और पता ये चला कि जो कुछ कहा जा रहा है हकीकत का इससे दूर का भी वास्ता नहीं है। तो याद रखिए, आप सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ज़ा बना सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी उस फ़ज़ा को जस्टिफाई नहीं करती तो आपका बनाया हुआ ये बलून फट जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीर के दिन जब एक टॉक की, और बज़ाहिर उसमें उन्होंने अग्रेसिव पोस्चर इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो जो लफ्ज़ बोल रहे थे, लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनके एग्रेशन का साथ नहीं दे रही थी। उसमें मुझे एक झुंझलाया हुआ आदमी, एक शिकस्त खुर्दा आदमी नज़र आया, जो अपने आप को बहुत ऊपर रेट करता था, लेकिन रियलिटी में वो बहुत नीचे साबित हुआ। उन्होंने हमें ये सबक बढ़ाने की कोशिश की कि एटॉमिक डिटरेंस जो है ये जंग नहीं रोक सकते। ये बात दुरुस्त नहीं है। आज की दुनिया में भी एटॉमिक वेपन्स और मिसाइल्स की अपनी एक कुव्वत और स्ट्रेंथ है, और उसको इनकार नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो भाई आपको किसने कहा है कि आप बेगुनाह लोगों का खून बहाएं? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपका हिंदुत्व, आपकी इंतहा पसंदी, आपका फाशिज्म, जो कुछ भारत में मिनॉरिटीज़ के साथ कर रहा है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? क्या आप भारत कश्मीर में जो गैर कानूनी तौर पर आपके कब्ज़े में है, वहाँ लोगों का खून नहीं बहा रहे? मणिपुर में आप खून नहीं बहा रहे? मिज़ोरम में आप खून नहीं बहा रहे? क्या दूसरी जो स्टेट्स हैं जहाँ आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन मौजूद है, वहाँ आप लोगों का खून नहीं बहा रहे? तो क्या वो खून बहाना जायज़ है? मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय 1947 से एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स अपने अंदर रखते हैं, और सुपीरियरिटी उनके है कि भाई वी आर सुपीरियर्स। अब कुछ बातों में हम भी मानेंगे कि भारत सुपीरियर है, उसका रकबा बहुत बड़ा है इस खिते में, जिसे हम जनूबी एशिया कहते हैं। कोई दूसरा मुल्क नहीं है जिसका रकबा इतना हो। उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसको इस खित्ते पर हेजिमनी हासिल है, वो जिसको जो चाहे डिक्टेट करा सकता है? तो इससे हमें इनकार है, साफ इनकार है। हम किसी सूरत भी भारत की हेजिमनी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये बात हम बार बार साबित करते रहते हैं। भारत की सुपरमेसी की जो सोच है, उसमें तड़का उस वक्त लगा जब हिंदुत्व ग्रुप जो है, जो
बीजेपी है, आरएसएस है, शिवसेना है और इस तरह के दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको भारत में कदम जमाने का मौका मिला। उन्होंने एक माइंडसेट तैयार किया कि हिंदू और ख़ास तौर पर जो आला जातों के, ऊंची जात के हिंदू हैं, दे हैव ऑल द राइट, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है और बाकी इंसानों से ज़रा कमतर दर्जे के लोग हैं। वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो या दलित हो। तो क्या आपका ये अपने बारे में एक रवैया कि यू आर द सुपीरियर, आप आला हैं और आपको राइट है कि आप दूसरों के साथ कत्ल गारतगरी कर सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये फाशिस्ट सोच है जिससे निकलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि भारत और बीजेपी और उससे हमायती ग्रुप, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक बहुत बड़ा बिल्डअप किया था। अरबों डॉलर का असला फ्रांस से, रूस से, इसराइल से ख़रीदा था और उनका ख्याल ये था कि ये टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं कि पाकिस्तान इनका मुकाबला नहीं कर सकता। फ्रांस के तैयारे, रूस का दिफाई निज़ाम, इसराइल के ड्रोन, ये हमारे पास हैं और हम पाकिस्तान को एक ही झटके में फारग कर देंगे। हुआ उलट। और इस वक्त भारत और उसकी आवाम उस फेज में है जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। उनके लिए ये ट्रॉमा था कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके वार रोके, बर्दाश्त किए, बल्कि जब मौका मिला और जब ज़रूरत हुई तो वो वार किए जिसको रोकने की ताकत भारत में नहीं थी, सलाहियत भारत में नहीं थी। तो भारत इस जंग में खुद तो डूबा, साथ में 3 मुल्कों की टेक्नोलॉजी का भी कबाड़ा कर गया। अब शायद फ्रांस अपने राफेल मार्केट में ज़्यादा ऊंचे दामों फरोख्त ना कर सके। अब शायद रशिया अपने S-400 सिस्टम पर वो एतमाद ना कर सके जो वो करता रहा है। और अब इसराइल अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में किसी जोम का शिकार ना रहे कि ये टेक्नोलॉजी, इसको कोई काउंटर नहीं कर सकता। ये वो 3 बड़ी बातें हैं, 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं बड़ी दिफाई, जिनके ऊपर भारत की नाअहली ने सवालिया निशान लगा दिया। पाकिस्तान के पास चीनी टेक्नोलॉजी थी और इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से डेवलप की है और उस टेक्नोलॉजी ने भारत के पास मौजूद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका मुकाबला किया और हमने ये साबित किया कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, हम इनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वो तरबियत याफ्ता ट्रेंड लोग हैं जो J-10C चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी मदद से राफेल जैसे तैयारों को गिरा सकते हैं। हमारे पास J-17 थंडर मौजूद है जो भारत के अंदर दूर तक कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं और हमारे ड्रोन दिल्ली की फ़ज़ाओं में उड़ सकते हैं। अब ये सारा कुछ किस तरह मुमकिन हुआ? याद रखिए, हम जिस दौर में ज़िंदा हैं, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर साइबर टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब बातें उस तरह नहीं होंगी जैसे 20वीं सदी में होती रही हैं। अगर आपने इन फील्ड्स के अंदर अपने आप को वेल इक्विप्ड नहीं किया और आपने अपनी डिपेंडेंसी को बरकरार रखा, ये मैं हम सब पाकिस्तानियों के लिए पैगाम दे रहा हूँ, तो हमारे लिए अपने वजूद को बाकी रखना दुश्वार हो जाएगा। हमें सीखना है, हमें इल्म हासिल करना है, हमें टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, हमें अपने लोगों को, जो एक बड़ी हमारी कुल आबादी का 60% यूथ है,
इसकी हमें टेक्नोलॉजी में भी तरबियत करनी है और इसके ह्यूमन पोटेंशियल की भी तरबियत करनी है। ये जो डायरेक्शन लेस हमें नजर आते हैं, हमने इन्हें प्रॉपर डायरेक्शन भी देनी है। हमने इनकी एथिकल और मॉरल ट्रेनिंग भी करनी है। हमने इन्हें दुनिया का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, ताकि ये लोग अच्छे इंसान भी बने, अच्छे टेक्नीशियन भी बने, अच्छे साइंटिस्ट भी बने और इस अपने मुल्क की और इस दुनिया पे बसने वाले इंसानों की खिदमत भी कर सकें। और याद रखिए, ये वो मिशन है जिस पे हम जल्द काम करना चाहिए। हमें इनफरादी लेवल पे करना चाहिए, इज्तमाई लेवल पे करना चाहिए और आने वाले दिनों में हमें बताना है इस दुनिया को कि हम एक रिस्पॉन्सिबल, प्रोग्रेसिव, इल्म हासिल करने वाले, टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करने वाले और दुनिया में अमन के लिए काम करने वाले लोगों में और अक़वाम में शामिल हैं। और एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अमन की सबसे बड़ी गारंटी आपकी जंग के लिए तैयारी होती है। वो कौमें जो हालत अमन में खुद को जंग के लिए तैयार करती हैं और तैयार रखती हैं, उन्हीं कौमों को अमन और चैन से ज़िंदगी गुजारना नसीब होता है। वरना ये दुनिया किसी जंगल से कम नहीं है जहाँ ताकतवर अक़वाम कमज़ोर अक़वाम को निगल जाती हैं।